जय माँ सरस्वती। राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में जूलॉजी लेक्चर नंबर 4 को देखूंगा। जो कौन सा चैप्टर है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर है। ठीक है, तो ये हो गया लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हम देख चुके थे। तो लेक्चर नंबर 4 में अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ना है। सिंपल एपिथेलियम के बारे में कल समाप्त कर दिए थे लेक्चर नंबर 3 तक। आज लेक्चर नंबर 4 में कंपाउंड एपिथेलियम से शुरू होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स। इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो देखो, इस लाइन का ही मतलब हुआ कि पहले हम एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एक से अधिक सेल को रखेंगे, उसी को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। यानी कि एक से अधिक, यानी कि दो या दो, यानी कि एक से अधिक कितना, दो, तो दो, दो हो या दो से अधिक सेल हो, उसी को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे कैसे, डिफिनेशन हो जाएगा, तो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, यानी कि वन वन लेयर से अधिक, एक लेयर से अधिक सेल को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। या कंसिस्ट ऑफ टू और टू या टू और मोर देन लेयर्स ऑफ सेल, यानी कि दो और दो से अधिक लेयर को सेल का दो या दो से अधिक लेयर को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो आपका लेयर है, कितना लेयर है, 1 2 3, दो या दो से अधिक लेयर है ना, इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, और देखो कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका ये कंपाउंड एपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो टाइप्स के होते हैं। एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, एक इसका टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और दूसरा टाइप इसका होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। तो इसका दो टाइप हो गया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा टाइप हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम का दो टाइप्स हो गया है, इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है। या फ्लेक्सिबल कहो या स्ट्रेचेबल कहो, और स्ट्रेचेबल ही होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल भी होता है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है नॉन स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, जैसे में कोई इलास्टिक हो गया, इलास्टिक को हम जितने खींचेंगे वो कैसे होता है, तो वो लमड़ता है, वो मतलब खिंचाव उसमें बनता है। ठीक है, उसको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे या स्ट्रेचेबल बोलेंगे। ठीक है, और नॉन फ्लेक्सिबल या नॉन स्ट्रेचेबल किसको बोलेंगे, जिसमें कोई वस्तु हो गया, यानी कि पेने हो गया, पेन को हम खींचेंगे तो क्या वो स्ट्रेच होगा, लमड़ेगा नहीं होगा, तो वो स्ट्रेचेबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम फ्लेक्सिबल होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल कौन होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम का, इसका फंक्शन कौन होता है, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, अभी इसको देखते हैं। तो इसका हम कंपाउंड एपिथेलियम का हम फंक्शन देखते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन के बारे में लिखा गया है कि कंपाउंड एपिथेलियम है लिमिटेड लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी कहने का मतलब कंपाउंड जो एपिथेलियम है वो लिमिटेड रोल निभाता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। यानी कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का रोल ना के बराबर है, ना मात्रा। ठीक है, ना मात्रा के बराबर है, ना के बराबर है कंपाउंड एपिथेलियम में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। लेकिन इट्स ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में प्रोटेक्शन का ज्यादा रोल है,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट का केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेच के लिए। जैसे केमिकल स्ट्रेच एंड मैकेनिकल स्ट्रेच क्या हुआ, तो केमिकल स्ट्रेच यानी कि कोई भी केमिकल अपने मेरे हाथों पर गिर जाता है तो क्या करता है, बचाने का काम करता है कंपाउंड इपिथेलियम। या कोई मैकेनिकल स्ट्रेच हो रहा है, जैसे में कोई किसी चीज से मुंह चोट लग गया, तो वो मतलब बचाने का काम करता है कौन, के कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, तो यही काम है। लेकिन कंपाउंड इपिथेलियम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का लिमिटेड रोल होता है, यानी कि ना के बराबर इसका रोल होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम देख लिए, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का तो फंक्शन देख लिए। अब देखो, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जो फ्लेक्सिबल होता है यानी कि स्ट्रेचेबल होता है, इसका अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। तो इसका एग्जांपल है देखो यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एग्जांपल है कौन कौन, यूरेटर है, यूरिन यूरिनिब यूरिनरी ब्लेडर है। ए- तो यूरेटर और यूरेनरी ब्लेडर के बारे में इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आपको, तो आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर के बारे में समझते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास दो किडनी होती है, तो मैंने दो रेड कलर का किडनी बना लिए, दो हमारे पास किडनी होती है ना। और इस किडनी से क्या जुड़ी होती है, तो यूरेटर जुड़ी होती है, तो निकलती है यूरेटर। तो किडनी से यूरेटर चलता है, यानी कि यूरेटर किडनी से निकलता है। और ये यूरेटर कहाँ ओपन होता है, कहाँ खुलता है, तो ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लेडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लेडर में होता है, जहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। यूरिन क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। तो यानी कि ये तो आपका किडनी हो गया, और ये ब्लू कलर का यूरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया। तो किडनी जो है वो यूरिन को बनाती है, और यूरेटर जो है वो यूरिन को पास करते हैं, यानी कि किडनी से यूरेटर द्वारा यूरिन आती है। और ये यूरिन कहाँ स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लेडर में आकर स्टोर होती है, यानी कि यहाँ पे आकर जमा होती है, यूरिन स्टोर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो ये यूरेटर है और जो यूरिनरी ब्लेडर है, ये दोनों के दोनों क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है। इसमें खिंचाव होता है, मतलब ये लमड़ता है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, यूरिन अधिक तरह से अधिक स्टोर होता है। यूरेटर भी फ्लेक्सिबल होता है, और यूरिनरी ब्लेडर भी फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका एग्जाम्पल दो, क्या कौन कौन सा हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूरेटर हो जाएगा, ये भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। और यूरिनरी ब्लेडर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों हुआ इसका एग्जाम्पल यही, क्योंकि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या कहता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यूरेटर भी फ्लेक्सिबल होता है, और यूरिनरी ब्लेडर भी फ्लेक्सिबल होता है। तो यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बाद स्ट्रेचेबल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता क्या है, तो एक नंबर में लिखा है कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन, यानी कि जो हमारे हाथों का, हमारे शरीर का जो आउटर स्किन होता है ना, बाहरी वाला जो स्किन होता है बाहर वाला, उसको हम फाइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, या मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी कहाँ होता है, तो बकल कैविटी हमारे मुंह में होता है। तो मुंह में कहने का मतलब जो हमारे मुंह के अंदर जो स्किन होता है, जो अंदर चमड़ा होता है, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में पहले का कौन सा एग्जांपल है, तो आउटर सरफेस ऑफ स्किन, जिसको हम ड्राई सरफेस ऑफ स्किन भी कहते हैं। तो यानी कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन कहने का मतलब जो मेरे शरीर का सबसे बाहर वाला स्किन होता है, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अब मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, यानी कि हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो स्किन होता है, उसको भी हम उस
और दूसरा लिखा है मॉइस्ट सरफेस ऑफ वोकल कैविटी, यानी कि माउथ का मेरा अंदर वाला जो स्किन होता है उसको, उसमें भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ठीक है। फिर से फेरिंग्स में भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। इ- और चौथा है इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियास डक्ट, इसमें भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ठीक है। और कॉर्निया में, जो आंख का जो कॉर्निया होता है, इसमें भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का कितने एग्जाम्पल हो गया? तो इस कंपाउंड एपिथेलियम का कितने एग्जाम्पल हो गया? तो यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में हम दो एग्जांपल देख लिए, यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर इनके ट्रांजिशनल एपिथेलियम में दो हो गया, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में पांच हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल सात एग्जाम्पल हम देख लिए किस में, कंपाउंड एपिथेलियम में। इसको याद रहे, ये नीट एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। तो याद रहे सात एग्जाम्पल को कंपाउंड एपिथेलियम में। अब हम पढ़ते हैं आगे, सेल जंक्शन क्या होता है, कि सेल जंक्शन होता क्या है, आइए हम देखते हैं सेल जंक्शन के बारे में। तो जंक्शन के बारे में लिखा गया है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो सेल जंक्शन है वो किससे बना है, तो प्रोटीन से बना है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि सेल जंक्शन प्रोटीन से बना है, ठीक है। पहले का बात ये हो गया। दूसरी का दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन है, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक है टू सेल से, टू सेल। तो दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल से। अब सेल जंक्शन जो होता है, थ्री टाइप सेल जंक्शन का थ्री टाइप्स होता है, यानी कि तीन गो प्रकार होता है। एडहेरेंट जंक्शन हो गया एगो टाइप, दूसरी का टाइप हो गया टाइट जंक्शन, और तीसरी का टाइप गैप जंक्शन। तो सेल जंक्शन के कितने टाइप, थ्री टाइप्स, एडहेरेंट जंक्शन, टाइट टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। तो एडहेरेंट जंक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे, एडहेरेंट जंक्शन होता क्या है, उसके बाद गैप जंक्शन होता क्या है, और तब हम पढ़ेंगे टाइट जंक्शन के बारे में, टाइट जंक्शन होता क्या है। तो आइए हम एडहेरेंट एडहेरेंट जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे एडहेरेंट जंक्शन होता क्या है। तो एडहेरेंट जंक्शन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें दो सेल्स होते हैं, यानी कि सेल वन हो गया, सेल टू हो गया, ये क्या है, सेल सेल वन और सेल टू। तो इसमें क्या होता है कि एडेंट जंक्शन जो है, एक दूसरे को क्या होता है, टुगेदर होता है, यानी कि जोड़ता है। तो इस सेल एडेंट जंक्शन सेल नंबर वन इससे कनेक्ट है, और इससे ई कनेक्ट है, यानी कि जो ये रेड वाला है ये एडेंट जंक्शन सेल नंबर वन है, और जो ब्लू वाला है वो एडेंट जंक्शन सेल नंबर टू है। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि खिंचाव हो रहा है, यानी कि जुड़ाव हो रहा है। तो इसके बारे में ये लिखा गया है ड्रेन जंक्शन के बारे में, कि कीप्स टू सेल्स टुगेदर, एक साथ है तो इसलिए कीप में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, एक साथ जोड़ कर रखते हैं मजबूती से। तो कीप्स में रखते हैं दो सेल को एक साथ, ठीक है। और हेल्प करते हैं सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, जिस प्रकार सीमेंट ईंटों को जोड़ता है ना, उसी प्रकार ये हेल्प करता है सीमेंटिंग टू सेल टुगेदर, यानी कि दो सेल को एक साथ रखने में ये हेल्प करता है। कौन, एजेंट सेल, ठीक है। यानी कि साफ इसका यही निष्कर्ष है कि दो सेलों को कनेक्ट रखना, यानी कि एक साथ रखना ही एडेंट जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सेल नंबर वन और सेल नंबर टू यही आपको कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो अब देखते हैं एडेंट जंक्शन के बाद, अब देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन होता क्या है, अब हम देखेंगे गैप जंक्शन के बारे में। तो गैप जंक्शन होता क्या है, तो देखो इसका यही काम है गैप जंक्शन का, कि ये जो गैप जंक्शन ऑफ सेल नंबर वन है, और इसमें गैप जंक्शन ऑफ सेल नंबर टू है, तो उसमें क्या होता था, एक दूसरे से सेल कनेक्ट होता था, ठीक है, एक दूसरे के। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ते हैं पहले, हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल विथ द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका
ये गैप जंक्शन सेल है, वो एक दूसरे इसमें का साइटोप्लाज्म जो है इसमें भेजता है। जैसे में आपका ये आपका क्या हो गया, ये जो ब्लू कलर का बनाया गया है वो गैप जंक्शन ऑफ सेल नंबर 1 है। ये रेड कलर का आपका ये बनाया गया है, ये जंक्शन ऑफ सेल नंबर 2 है। ये जो आपका है ये बक्सा, ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है। और इस सेल के अंदर क्या है, Na+ है और ग्लूकोज है। Na+ है और ग्लूकोज है। तो इसका यही काम है कि इस Na+ को इस Na+ को या ग्लूकोज को इस सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 में कम्युनिकेशन कर देना, यानी कि भेज देना ही क्या है कहलाता है, गैप जंक्शन कहलाता है। यानी कि आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना गैप जंक्शन कहलाता है। तो वही बात को लिखा गया है। तो पहले ये तो इस बक्सा में क्या है, इस मतलब सेल में क्या है, तो Na+ है, सोडियम आयन है और प्लस में ग्लूकोज है। तो इसको इस आयन को इस सेल नंबर 2 में भेजना ही गैप जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो गैप जंक्शन इसके माध्यम से जा रहा है, गैप जंक्शन सेल नंबर 1 और गैप जंक्शन सेल नंबर 2। तो इस इससे और इसमें कनेक्शन है, और इसमें सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 में क्या मटेरियल जा रहा है, माल जा रहा है, ठीक है। तो उसी बात को लिखा गया है कि हेल्प करता है, हेल्प इन कम्युनिकेशन में, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन भेजने का काम करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है इसी को भेजता है सेल नंबर 2 में ऑफ वन सेल, यानी कि इस सेल के एक सेल से विथ द साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल, यानी कि इस एक सेल से दूसरे सेल में, अनदर सेल यानी कि दूसरा सेल में भेजने का काम करता है। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब। और दूसरा लाइन लाइन लिखा गया है कि जो गैप जंक्शन है वो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट को या कम्युनिकेशन को, यानी कि ये भी भेजने का काम करता है, यानी कि भेजने का काम करता है। गैप जंक्शन जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, यानी कि भेजने का काम करता है। ऑफ या आयन हो उसको भेजता है, या स्मॉल मोलिक्यूल्स हो आपका छोटा पार्टिकल कोई भी हो मोलिक्यूल्स का वो भेजता है, या समटाइम्स लार्ज मोलिक्यूल्स को भी कुछ समय में ये लार्ज मोलिक्यूल्स को भी भेजता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी कि ये एक सेल से दूसरे सेल में भेजता है गैप जंक्शन। यानी कि इसका निष्कर्ष यही निकला गैप जंक्शन का, इसका काम बस यही है कि एक सेल से दूसरे सेल में भेजना किसको, तो या तो आयन हो गया, मोलिक्यूल हो गया, लार्ज मोलिक्यूल है या स्मॉल मोलिक्यूल, इसको बस यही काम है कि एक सेल से दूसरे काम सेल में भेजना गैप जंक्शन का काम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में टाइट जंक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। अब ये टाइट जंक्शन के बारे में है। तो टाइट टाइट जंक्शन के बारे में है तो जानो। टाइट जंक्शन का ही काम होता है कि जैसे में दो सेल हो गए, एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ, और ये जो आपका है रेड कलर का, ये क्या है, टाइट जंक्शन ऑफ सेल नंबर 1 है ये वाला। और ये ब्लू कलर का जो है टाइट जंक्शन ऑफ सेल नंबर 2 है, ठीक है। तो इस टैंट जंक्शन का सेल के कौन सा काम होता है, तो जैसे में इसका यही काम होता है कि जैसे में ऊपर एचसीएल बना हुआ है डॉट 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 करके क्या है, तो एचसीएल है यहाँ पर क्या है, ये सब एचसीएल के इस जगह पर सब ऊपर एचसीएल से भरा हुआ है। तो ये एचसीएल ऊपर ही रह जाएगा, इसका इसका मतलब हिम्मत नहीं है, इसका एथी नहीं है कि ये टाइट जंक्शन के नीचे चल रहा है, ये पार ही नहीं कर सकता है। तो टाइट जंक्शन का यही मतलब है, यही की एथी है, काम है कि इसको जो एचसीएल है ऊपर उसको नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। तो यानी कि प्रिवेंट लिंकेज अक्रॉस ए टिश्यू, जो ऊपर टिश्यू होते हैं जो एशियल टिश्यू मतलब जो होता है उस लिंकेज नहीं होने देता है, प्रिवेंट लिंकेज, यानी कि इसमें लीक नहीं होता है, ठीक है। ऊपर जो है ऊपरे रहेगा, नीचे कभी भी नहीं आने देगा। तो यही टाइट जंक्शन का काम है। और जैसे में और यहाँ पे भी देख लो कि इसी डायग्राम को यहाँ पे भी बनाया गया है कि सेल नंबर 1 हो गया, सेल नंबर 2 हो गया, और सेल के हमेशा क्या नीचे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू में देखा गया है कि पहले सेल होता है, और उस सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे टिश्यू होता है, और होता है ऐसे ना एपिथेलियम टिश्यू होता है। और ऊपर क्या है, एचसीएल है, यहाँ पे भी ऊपर क्या है, एचसीएल। तो एचसीएल को एचसीएल कभी भी नहीं आ सकता है ये टाइट जंक्शन सेल के नीचे, कभी टाइट जंक्शन है ना इसके नीचे आ ही नहीं सकता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच ही नहीं सकता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इसका यही काम है, ठीक है।
तो टाइट जंक्शन का यही बस काम है कि ये कभी भी लिंकेज नहीं हो सकता है, कभी भी लीक नहीं हो सकता है। इस मतलब इसी को टाइट टाइट जो जंक्शन सेल है उसको कभी पार नहीं कर सकता है लिक्विड, यानी कि जो एनसीएल है, ये इसका टाइट जंक्शन का यही काम है। तो यहाँ पर टाइट जंक्शन जो है वो समाप्त होता है और यहाँ पर लेक्चर नंबर जो 5 है वो समाप्त होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 था ये। लेक्चर नंबर 4 जो है वो समाप्त होता है और लेक्चर नंबर जो 5 है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय मां सरस्वती।